नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी का आज ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम यहाँ पे इकोनॉमी में बात करेंगे गरीबी एवं बेरोजगारी के बारे में, यानी पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। किस प्रकार की गरीबी एवं बेरोजगारी है भारत में, गरीबी क्या होती है, गरीबी के प्रकार और भारत में गरीबी का अनुमान किस प्रकार से लगाया जाता है। भारत में गरीबी निर्धारण के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद दोस्तों, बहुआयामी निर्धनता जो सूचकांक यानी एमपीआई के आयाम कौन कौन से हैं, किस आधार पर एमपीआई यानी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को जारी किया जाता है। और अंतिम हम यहाँ पे बात करेंगे बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में और बेरोजगारी के प्रकार के बारे में। तो आज एक बड़ा टॉपिक होने वाला है दोस्तों, और हमारा उद्देश्य यही कि जल्दी से जल्दी आपको सिलेबस कंप्लीट कराना है। तो इसलिए ये पूरा का जो ये कंप्लीट टॉपिक है गरीबी एवं बेरोजगारी, इसको मैं आज एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको जरूर देखना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि गरीबी यानी पॉवर्टी क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गरीबी वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकताओं या आधारभूत जरूरतें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। इस स्थिति को क्या कहा जाता है, गरीबी कहा जाता है। यानी गरीबी वह स्थिति है जो जीवन के लिए किसी भी व्यक्ति की जो जीवन के लिए आवश्यकताएं होती हैं या जो आधारभूत मूलभूत जो जरूरतें होती हैं आदमी के जीवन से संबंधी, अगर किसी व्यक्ति के पास वो आधारभूत जरूरतें उपलब्ध नहीं है तो यानी वो व्यक्ति गरीब कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करें इन मूलभूत आवश्यकताओं की या आधारभूत जरूरतों की, तो भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य, जिस व्यक्ति को ये उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है, कपड़े उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमारे जीवन की क्या है दोस्तों, आधारभूत जरूरतें हैं या मूलभूत जरूरतें हैं। तो जिस व्यक्ति को ये उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं यानी वो व्यक्ति क्या कहलाता है, गरीब कहलाता है। और उस व्यक्ति की इस स्थिति को पॉवर्टी यानी गरीबी कहा जाता है। अब देखो, हम भारत में गरीबी निर्धारण करता है नीति आयोग, और नीति आयोग के अनुसार जीवित रहने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए या दक्ष रहने के लिए आदमी के पास या व्यक्ति के पास जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं, अगर वो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं व्यक्ति के पास जीवित रहने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए, तो आदमी गरीब नहीं है। और अगर ये न्यूनतम आवश्यकताएं व्यक्ति के पास नहीं है जीवित रहने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, गरीब कहलाएगा। तो गरीबी क्या होती है, पॉवर्टी क्या होती है, उम्मीद करते हैं कि ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे अच्छे से। अब बात करते हैं कि गरीबी के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। दो प्रकार की होती है गरीबी, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्षिक गरीबी। यानी गरीबी का जो निर्धारण किया जाता है, आप इस प्रकार से भी इसको समझ सकते हैं कि वो दो प्रकार से किया जाता है, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्षिक गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। क्या होती है निरपेक्ष गरीबी और सापेक्षिक गरीबी, एक एक करके हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, निरपेक्ष गरीबी की अगर बात करें तो इसमें प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पर, प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पर गरीबी का अनुमान लगाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि प्रति कैलोरी कितना कोई व्यक्ति उपभोग कर रहा है। जैसे अगर हम बात करें भारत में सामान्यतः अगर शहर में कोई व्यक्ति रह रहा है या ग्रामीण में कोई व्यक्ति रह रहा है, तो अगर ग्रामीण में कोई व्यक्ति रह रहा है और वो 2400 कैलोरी उपभोग कर रहा है, 2400 कैलोरी ये ग्रामीण व्यक्ति के लिए है और 2100 कैलोरी शहरी व्यक्ति के लिए है। तो अगर कोई ग्रामीण व्यक्ति 2400 कैलोरी उपभोग कर रहा है और शहरी व्यक्ति 2100 कैलोरी उपभोग कर रहा है, यानी वो व्यक्ति गरीब नहीं है। लेकिन ये एक सीमा है, अगर इससे नीचे कोई व्यक्ति उपभोग कर रहा है या 2400 कैलोरी से कम उस व्यक्ति को प्रतिदिन प्राप्त हो रही है, यानी वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, गरीब कहलाएगा। तो जो निरपेक्ष गरीबी होती है वो प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पर उसकी मतलब प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पर उसकी गणना की जाती है। या निरपेक्ष गरीबी में हम क्या देखते हैं, प्रति व्यक्ति उपभोग देखते हैं, या वो व्यक्ति अपने उपभोग के लिए कितना खर्च कर रहा है उसको देखा जाता है।
जैसे आगे अगर हम तेंदुलकर रिपोर्ट पढ़ेंगे, तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट, तो उसमें ग्रामीण का अलग दिखाया गया है, शहरी का अलग दिखाया गया है कि ग्रामीण अगर कोई व्यक्ति है तो उसको एक दिन में प्रति व्यक्ति कितना खर्च करेगा और शहरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितना खर्च करेगा। तो एक सीमा वहां पे बनाई गई है कि अगर वो इतना खर्च करता है तो यानी वो गरीब नहीं कहलाएगा, अगर वो उससे नीचे खर्च करता है प्रतिदिन तो वो गरीब कहलाएगा। तो इसे कहा जाता है निरपेक्ष गरीबी, जिसमें हम ये देखते हैं कि प्रति व्यक्ति उपभोग कितना हो रहा है या कोई व्यक्ति प्रतिदिन कितना उपभोग कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है, उस आधार पर अगर हम गरीबी का निर्धारण करते हैं तो उसे कहते हैं निरपेक्ष गरीबी। इसमें देखा जाता है कि व्यक्ति की जो न्यूनतम पोषक आवश्यकताएं हैं, क्या वो उनको पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, यानी उसकी जो न्यूनतम पोषक आवश्यकताएं हैं वो उसको मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है, और अगर नहीं मिल रही है तो यानी वो व्यक्ति गरीब कहलाएगा। और भारत में जो निर्धनता या गरीबी की माप की जाती है उसके लिए निरपेक्ष गरीबी या एब्सोल्यूट पॉवर्टी का ही प्रयोग किया जाता है, ये आपको विशेष तौर पर नोट करना होगा। दूसरा प्रकार आता है गरीबी का, वो है सापेक्षिक गरीबी यानी रिलेटिव पॉवर्टी। क्या होती है रिलेटिव पॉवर्टी? सापेक्षिक यानी रिलेट करना। अब रिलेट किससे करना है? तो यहाँ पे रिलेट किया जाता है विभिन्न आय वर्गों के लोगों को, विभिन्न आय वर्ग के लोगों की तुलना की जाती है। तुलना या रिलेट करना, विभिन्न आय वर्ग के लोगों की तुलना किस प्रकार से करेंगे? इसमें जैसे कि आपने कई योजनाएं देखी होंगी कि अगर किसी व्यक्ति की या किसी परिवार की जो सैलरी है वो मंथली या मतलब जैसे वार्षिक देखा जाए, तो अगर कोई व्यक्ति 1 लाख से ऊपर कमा रहा है साल भर का, तो वो क्या है, उसको वो योजनाएं नहीं मिल पाएंगी। लेकिन अगर वो 1 लाख से नीचे कमा रहा है तो उसको बहुत सारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, एक निश्चित सीमा कर दी है कि 1 लाख के ऊपर के जो व्यक्ति हैं जो प्रतिवर्ष 1 लाख कमाते हैं उनको वो योजनाएं नहीं दी जाएंगी, बल्कि जो 1 लाख से नीचे कमाते हैं प्रतिवर्ष उनको उन योजनाओं का फायदा मिल जाएगा। तो कुल मिला के हमने यहाँ पे गरीबी को क्या एक निश्चित सीमा या निश्चित माप रख दी यहाँ पे गरीबी की, कि जो व्यक्ति प्रति साल प्रति ईयर 1 लाख से कम कमाएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गई, सापेक्षिक गरीबी। हमने क्या किया, सापेक्ष यानी रिलेटिव किया हमने, और रिलेटिव हमने किसको किया, विभिन्न आय वर्ग के लोगों को। हमने यहाँ पे तुलना की विभिन्न आय वर्ग के लोगों की। एक वो वर्ग है जो 1 लाख से ऊपर प्रति ईयर कमाता है, और एक वो वर्ग हमने रखा जो 1 लाख से कम कमाता है प्रति ईयर, और उस वर्ग को हमने क्या कहा, गरीब वर्ग कहा। तो यहाँ पे दोस्तों आप समझ गए होंगे कि निरपेक्ष गरीबी क्या है, सापेक्षिक गरीबी क्या है। निरपेक्ष गरीबी में देखा जाता है प्रति व्यक्ति उपभोग, जबकि सापेक्षिक गरीबी में देखा जाता है विभिन्न आय वर्ग के लोगों की तुलना। उनकी आय क्या है प्रति ईयर या प्रति मंथ के आधार पर वहां पे वो निर्धारण किया जाता है। तो ये तो थे यहाँ पे गरीबी के प्रकार। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है भारत में गरीबी का अनुमान। तो कौन यहाँ पे भारत में गरीबी का अनुमान लगाता है? तो NSSO के द्वारा भारत में गरीबी का अनुमान लगाया जाता है, नीति आयोग के द्वारा लगाया जाता है, और वर्ल्ड बैंक के माध्यम से भी गरीबी का अनुमान लगाया जाता है प्रत्येक देश में। अगर हम बात करें NSSO, इसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में भी डिटेल्स में बता चुका हूं कि NSSO क्या है। NSSO की फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1950 को होती है। और NSSO का मुख्य कार्य है भारत में गरीबी का अनुमान लगाना। और ये किस आधार पर लगाते हैं, तो ये मैंने आपको अभी बता दिया है कि भारत जो गरीबी 2 प्रकार की है। तो जो यहाँ पे निरपेक्ष गरीबी है उसके आधार पर भारत में गरीबी का अनुमान लगाया जाता है। उसके बाद है नीति आयोग। तो नीति आयोग के माध्यम से भी भारत में गरीबी का अनुमान लगाया जाता है, और वर्ल्ड बैंक के माध्यम से भी भारत में गरीबी का अनुमान लगाया जाता है। वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, ये निर्धनता या गरीबी की सीमा रखी गई है कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन प्रति व्यक्ति क्या करता है, खर्च करता है कितना, 1.90 डॉलर, अमेरिकी डॉलर अगर खर्च करता है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति प्रतिदिन जो प्रति व्यक्ति है वो 1.90 डॉलर
से कम खर्च करता है प्रत्येक दिन, तो वो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति निर्धनता की रेखा में या गरीबी की रेखा में आ जाएगा। तो वर्ल्ड बैंक का जो लिमिट रखी गई है यहाँ पे गरीबी का निर्धारण करने की या गरीबी का अनुमान लगाने की, वो कितनी है, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति खर्च 1.90 यानी $1.90 प्रतिदिन की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्रति परिवार का इतना खर्च होना चाहिए, परिवार में जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उनका खर्चा कितना होना चाहिए प्रतिदिन, या वो कितना खर्च करने चाहिए उनको प्रतिदिन में $1.90। अगर वो इतना खर्च कर सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति, तो वो परिवार क्या है, गरीबी रेखा से ऊपर रखा गया है। कुल मिला के यहाँ पे क्या है, एक निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा खींची गई है $1.90। इससे ऊपर जो खर्च करे वो क्या है, अमीर है, और इससे नीचे जो खर्च करे वो क्या है, गरीबी रेखा में है, गरीबी रेखा, या वो व्यक्ति गरीब कहलाएगा। तो भारत में गरीबी का अनुमान NSSO, नीति आयोग और वर्ल्ड बैंक के माध्यम से भारत में गरीबी का अनुमान लगाया जाता है। अभी हम यहाँ पे भारत में गरीबी का जो इतिहास रहा है इसके बारे में जानते हैं, फिर यहाँ पे आप समझ पाओगे कि NSSO और नीति आयोग किस प्रकार से गरीबी का अनुमान लगाता है। तो बात करते हैं दोस्तों भारत में गरीबी निर्धारण का इतिहास। भारत में गरीबी निर्धारण सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने की थी, तो वो थे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने सर्वप्रथम भारत में गरीबी निर्धारण का प्रयास किया। उसके बाद यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण समितियां आती हैं। पहली समिति है नीलकांत दांडेकर और VM रथ समिति। इस समिति की स्थापना की जाती है या गठन किया जाता है 1971 में, यानी 1971 में इस समिति की स्थापना की जाती है, महत्वपूर्ण है। और ये पहली समिति है दोस्तों जिसने पहली बार वैज्ञानिक तरीके से भारत में गरीबी का निर्धारण किया था। तो भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से गरीबी का अनुमान किस समिति ने लगाया था, तो वो थी नीलकांत दांडेकर और VM रथ समिति। इस समिति ने क्या किया कि इस समिति ने कहा कि जो प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो शहरी है चाहे वो ग्रामीण है, अगर प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन लगभग 2250 कैलोरी उपभोग करता है, तो वो व्यक्ति क्या है, या वो इतना भोजन करने में अगर वो समर्थ है, तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन, चाहे वो शहरी है चाहे वो ग्रामीण है, 2250 कैलोरी, इन्होंने सीमा क्या रखी यहाँ पे निर्धनता की, 2250 कैलोरी। तो अगर कोई व्यक्ति 2250 कैलोरी से कम या 2250 कैलोरी उपभोग करने में असमर्थ है, यानी वो व्यक्ति किस सीमा में है, गरीबी रेखा की सीमा में है, यानी वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, गरीब कहलाएगा। तो नीलकांत दांडेकर और VM रथ समिति की जो गरीबी निर्धारण सीमा थी वो क्या थी दोस्तों, उपभोग 2250 कैलोरी। अगर 2250 कैलोरी कोई उपभोग कर रहा है या इससे ज्यादा उपभोग कर रहा है, तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है। लेकिन अगर वो 2250 कैलोरी उपभोग करने में असमर्थ है या वो नहीं कर पाता है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, गरीब कहलाएगा। तो ये थी नीलकांत दांडेकर और VM रथ समिति की रिपोर्ट। उसके बाद एक नई समिति आती है, वाई के अलग समिति। वाई के अलग समिति, इसकी स्थापना होती है 1979 में। 1979 में वाई के अलग समिति की स्थापना होती है और इसका आधार वर्ष था 1973-74 के आधार पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या किया कि शहरी लोगों को अलग रख दिया और ग्रामीण लोगों को अलग रख दिया, क्योंकि देखो शहरी और ग्रामीणों में अंतर है। अगर उपभोग की बात की जाए, कैलोरी उपभोग की बात, तो ग्रामीण लोगों को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो ग्रामीण लोग होते हैं वो अपना जो जीवन यापन करते हैं उन्हें हार्ड वर्क करना पड़ता है, खेतों में काम करना पड़ता है, या जो ग्रामीण लोग होते हैं पहाड़ों में चढ़ने के लिए वैसे भी हार्ड वर्क की जरूरत होती है, अधिक कैलोरी की जरूरत होती है। तो वाई की अलग समिति का मानना था कि जो शहरी लोग हैं या जो ग्रामीण लोग हैं, तो जो ग्रामीण लोग थे उनको कितनी कैलोरी उपभोग करनी चाहिए। ग्रामीणों की इन्होंने सीमा रखी 2400 कैलोरी, जबकि शहरी लोग उनकी जो कैलोरी थी वो थी 2100 कैलोरी। तो वाई की अलग समिति का मानना था कि जो व्यक्ति ग्रामीण है, अगर वो प्रतिदिन 2400 कैलोरी प्राप्त करता है, 2400 कैलोरी उपभोग करता है,
तो वो गरीब नहीं है। लेकिन अगर कोई ग्रामीण व्यक्ति 2400 कैलोरी प्राप्त करने में या उपभोग करने में असमर्थ है या नहीं कर पाता है तो वो व्यक्ति गरीबी रेखा में आ जाएगा, गरीब कहलाएगा। जो शहरी व्यक्ति हैं, शहरी व्यक्ति अगर कोई शहर में जो रह रहा है व्यक्ति, अगर वो 2100 कैलोरी उपभोग कर पाता है, प्राप्त कर पाता है, तो वो व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर है। लेकिन अगर वो 2100 कैलोरी प्राप्त नहीं कर पाता है शहरी व्यक्ति, या इससे कम प्राप्त कर पाता है, तो वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाएगा, या वो गरीबी रेखा में, गरीबी की जो सीमा यहाँ पे रखी गई है वाई के अलग समिति के द्वारा, उसमें आ जाएगा। तो वाई के अलग समिति ने ग्रामीण लोगों के लिए और शहरी लोगों के लिए एक यहाँ पे जो कैलोरी उपभोग की सीमा थी उसको यहाँ पे अलग अलग कर दिया है। और ये सही भी था, क्योंकि ग्रामीण लोगों को कैलोरी की अधिक आवश्यकता होती है, शहरी लोगों को ग्रामीणों के मुकाबले कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। क्योंकि पहाड़ चढ़ने के लिए अगर जो कोई ग्राम में रह रहा है या पहाड़ों में रह रहा है तो उसको हार्ड वर्क वहां पे करना पड़ता है। पहाड़ों में चढ़ना भी एक क्या है, ऊपर से हार्ड वर्क है कहीं ना कहीं। तो ये थी वाई की अलग समिति। उसके बाद आती है लकड़वाला समिति। लकड़वाला समिति जिसका गठन किया गया था, लकड़वाला समिति का गठन किया गया था 1989 में, और इसने अपनी जो रिपोर्ट जारी की या रिपोर्ट प्रस्तुत की वो 1993 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी लकड़वाला समिति ने। इसने क्या किया, प्रत्येक राज्य में मूल्य स्तर के आधार पर अलग अलग निर्धनता रेखा का निर्धारण किया। तो लकड़वाला समिति ने क्या किया, प्रत्येक राज्य में, लकड़वाला समिति का मानना था कि प्रत्येक राज्य की स्थिति अलग है, प्रत्येक राज्य के लोग जो निर्धनता है यहाँ पे, वो हम जो निर्धनता सीमा बनाएंगे वो प्रत्येक राज्य की अलग अलग बनाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समितियां थी। और इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण समिति आती है दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और वो समितियां हैं सुरेश तेंदुलकर समिति और सी रंगराजन समिति, जो कि सबसे महत्वपूर्ण समितियां हैं, जो कि भारत में गरीबी निर्धारण की महत्वपूर्ण समितियां थी, जिन्होंने भारत में गरीबी का निर्धारण किया। बात करते हैं दोस्तों सुरेश तेंदुलकर समिति की, और क्या थी सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट। सुरेश तेंदुलकर समिति की स्थापना की जाती है 2004 में, और सुरेश तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी 2009 में। सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीबी सूचकांक क्या रखा, या गरीबी की जो सीमा थी, जो निर्धनता की सीमा थी, वो क्या रखी, इसको देखते हैं। गरीबी सूचकांक में इन्होंने, सुरेश तेंदुलकर समिति ने दो यहाँ पे मतलब लोगों को दो अलग अलग भागों में बांटा, ग्रामीण भारत और शहरी भारत। यानी जो ग्रामीण में रहते हैं ग्रामीण भारत के लोग, जो शहर में रहते हैं शहरी भारत। ग्रामीण भारत के लोगों के लिए इनका कहना था कि अगर ग्रामीण भारत में जो लोग रह रहे हैं, अगर वो व्यक्ति प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितना खर्च करते हैं, 27 रुपए खर्च करते हैं, और मंथली अगर देखा जाए प्रति माह प्रति व्यक्ति अगर 816 रुपए खर्च करता है, तो वो व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर है। लेकिन अगर वो व्यक्ति इतना खर्च करने में असमर्थ है, यानी अगर प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दिन 27 रुपए खर्च नहीं कर पा रहा है, या अगर मंथली देखा जाए ग्रामीण व्यक्ति अगर वो प्रति माह प्रति व्यक्ति 816 रुपए खर्च नहीं कर पा रहा है, तो वो व्यक्ति गरीब कहलाएगा, या गरीबी रेखा की वो स्तर में आ जाएगा। जो गरीबी की यहाँ पे सीमा बनाएगी, अगर ये उससे नीचे आता है, इतने रुपए खर्च करने में ये अगर असमर्थ हैं, तो वो व्यक्ति क्या है, गरीब है। शहरी भारत की अगर बात करें, शहरी भारत के लोगों की, तो अगर जो व्यक्ति शहर में रह रहा है, अगर वो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 33 रुपए खर्च कर पाता है, या मंथली अगर देखा जाए कि प्रति माह प्रति व्यक्ति अगर खर्च पाता है 1000 रुपए, तो यानी वो व्यक्ति क्या नहीं है, गरीब नहीं है। लेकिन अगर वो इतने रुपए 33 रुपए प्रतिदिन और 1000 रुपए प्रति माह खर्च करने में असमर्थ है, तो वो व्यक्ति क्या है, गरीब है। तो ये था गरीबी सूचकांक इसका, सुरेश तेंदुलकर समिति का। अब इस आधार पर अगर देखे जाए तो तेंदुलकर समिति के आधार पर संपूर्ण भारत में जो गरीबी थी वो थी 21.9%। देखो सुरेश तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट 2009 में जारी कर दी, और ये कहा कि इस आधार पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये आधार रखा है, जो सीमा रखी है सुरेश तेंदुलकर समिति ने, जो एक निश्चित सीमा का निर्धारण कर दिया है गरीबी की, तो उस आधार पर फिर 2011-12 में जो यहाँ पे गणना की गई थी, तो तेंदुलकर समिति के आधार पर जो गणना की गई, उसके आधार पर संपूर्ण भारत में 2011-12 में गरीबी कितनी थी, 21.9%।
ये महत्वपूर्ण है, ये आपको नोट करना है। आधार वर्ष क्या है, क्योंकि अंतिम बार जो गरीबी गणना हुई है भारत में वो कब हुई है, वो हुई है 2011-12 में। तो आधार वर्ष 2011-12 में तेंदुलकर समिति के रिपोर्ट के आधार पर जब गरीबी का निर्धारण किया गया या भारत में गरीबी की यहाँ पे आकलन किया गया, तो आधार वर्ष 2011-12 के आधार पर देखा गया कि भारत में 21.9% क्या है, गरीबी है, या भारत में 21.9% आबादी ऐसी है जो गरीब है। तो ये थी सुरेश तेंदुलकर समिति। लेकिन इस समिति का विवाद होता रहा, मतलब विवादास्पद रही लगातार ये समिति, क्योंकि इतनी कम गरीबी नहीं है, भारत में ज्यादा गरीबी है। 21.9%। वैसे भी देखो, अगर प्रतिदिन कोई व्यक्ति अगर 27 रुपए खर्च पाता है, और अगर ये तो खैर अब तो 2011 की बात अलग थी, अब धीरे धीरे क्या है, समय बदल रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है, तो फिर भी 2011-12 में दोस्तों 27 रुपए प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति खर्च करता है तो 27 रुपए तो एक आम बात थी, क्योंकि 27 रुपए में किसी व्यक्ति का अगर देखा जाए क्या वो भोजन प्राप्त कर सकता है प्रतिदिन 27 रुपए में, 3 टाइम का भोजन, सुबह दोपहर और शाम, नहीं कर सकता है। और भोजन के साथ साथ उसे कपड़े भी चाहिए, या स्वास्थ्य भी उसका चाहिए, या उसको शिक्षा भी चाहिए। तो ये समिति विवादास्पद बनी रही, क्योंकि इसने जो सीमा रखी वो बहुत ही कम रखी यहाँ पे, और इसके आधार पर यहाँ पे जो गरीबी निकली भारत में वो बहुत कम निकली, 21.9%। फिर इसके बाद एक नई समिति का गठन इसीलिए किया गया क्योंकि वो समिति विवादास्पद रही, उसने जो आंकड़े दिए थे उसका विरोध होता रहा। फिर इसके बाद एक नई समिति सी रंगराजन समिति का गठन किया गया। सी रंगराजन समिति का गठन किया गया 2012 में, और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी 2014 में। अब सी रंगराजन समिति का जो गरीबी सूचकांक इसने दिया, तो सी रंगराजन समिति ने क्या कर दिया, जो खर्चा होता है प्रतिदिन का या प्रति माह का, उसको थोड़ा बढ़ा दिया। प्रतिदिन ग्रामीण भारत के व्यक्तियों की अगर बात करें तो सी रंगराजन समिति के अनुसार अगर ग्रामीण भारत का कोई व्यक्ति प्रतिदिन प्रति व्यक्ति खर्च कितना है, 32 रुपए करता है, और मंथली 972 रुपए खर्च करता है, तो वो गरीब नहीं है। लेकिन अगर वो इतने रुपए 32 रुपए प्रतिदिन और 972 रुपए प्रति माह खर्च करने में असमर्थ है, यानी वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति है गरीब। शहरी व्यक्ति की अगर बात करें तो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति खर्च कितना रखा, शहरी का 47 रुपए, क्योंकि शहर में खर्चा ज्यादा होता है, और प्रति माह प्रति व्यक्ति जो खर्च रखा वो रखा 1407 रुपए। अगर कोई शहरी व्यक्ति इतना खर्च कर लेता है 47 रुपए प्रतिदिन और 1407 रुपए प्रति माह, तो वो व्यक्ति गरीब नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर वो इतने रुपए खर्च करने में असमर्थ है तो वो व्यक्ति गरीब है। तो इस आधार पर सी रंगराजन समिति ने जो अपने रिपोर्ट सौंपी और जो ये सीमा निर्धारण किया, निर्धनता की सीमा या गरीबी की सीमा, इस आधार पर 2011-12 का अगर आधार वर्ष लिया जाए तो 2011-12 में संपूर्ण भारत में गरीबी कितनी थी, 29.9%। अब आप सोच रहे होंगे कि जो हमने अभी तेंदुलकर समिति पढ़ी उसमें तो भारत में 21.9% गरीबी दिखा था, लेकिन ये एकदम से भारत में गरीबी बढ़ कैसे गई 29.9%। तो यहाँ पे आपको देखना ये होगा कि जो यहाँ पे तेंदुलकर समिति थी उन्होंने प्रतिदिन खर्चा या प्रति माह खर्चा 816 रुपए रखा ग्रामीण का, जबकि यहाँ पे देखो ग्रामीण का 972 रुपए है। तो यानी 816 रखा था तेंदुलकर समिति ने, और सी रंगराजन समिति ने इसको बढ़ा दिया है 972। तो तेंदुलकर समिति का मतलब था कि जो ये खर्च कर रहा है 816 रुपए वो गरीब नहीं है, लेकिन सी रंगराजन के अनुसार 972 जो खर्च कर रहा है वो गरीब नहीं है, लेकिन 972 के नीचे, 972 और 816 में बहुत फर्क है। तो इसके बीच जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे गरीब हैं। तो इसलिए परसेंटेज यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 29.9% गरीबी थी संपूर्ण भारत में सी रंगराजन समिति के अनुसार 2011-12 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समितियां थी दोस्तों, और ये था भारत में गरीबी निर्धारण का इतिहास कि किस प्रकार से भारत में गरीबी का निर्धारण किया गया। कुछ समितियों ने कैलोरी के माध्यम से या कैलोरी उपभोग के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया, जबकि सी रंगराजन समिति या तेंदुलकर समिति इन्होंने प्रति व्यक्ति खर्च के आधार पर, प्रति व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है उस आधार पर अपनी रिपोर्ट जारी की, और उस आधार पर संपूर्ण भारत में गरीबी का निर्धारण किया। तो महत्वपूर्ण थे दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इनका।
अब देखते हैं कि भारत में गरीबी का स्तर क्या है। तो ये अभी, क्योंकि लास्ट टाइम 2011-12 में जब जनगणना हुई थी, या 2011-12 में ही भारत में गरीबी का गणना की गई थी। तो 2011-12 में अगर देखा जाए तो योजना आयोग, जिसे अब नीति आयोग कहा जाता है, अब ये नीति आयोग है, ठीक है। तो नीति आयोग के अनुसार 2011-12 में भारत की गरीबी कितनी थी? 21.9%। और 21.9% भारत में गरीबी का अनुमान किसने लगाया था? तेंदुलकर समिति ने। तो इसने किस समिति की जो रिपोर्ट थी उसको आधार माना था? तेंदुलकर समिति, या हम कह सकते हैं कि तेंदुलकर विधि या तेंदुलकर रिपोर्ट के आधार पर नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी की। 21.9% गरीबी 2011-12 में भारत में थी। उसके बाद NSSO के अनुसार 29.9% थी, और इसने किस समिति की रिपोर्ट को आधार माना? रंगराजन समिति। क्योंकि रंगराजन समिति के आधार पर जब गरीबी का आकलन किया गया, अनुमान लगाया गया, तो वो थी 29.9%। तो NSSO के आधार पर, या NSSO ने किसका आधार लिया? रंगराजन समिति का आधार लिया, और उसके आधार पर बताया कि 2011-12 में भारत में 29.9% गरीबी थी। उसके बाद UNDP के अनुसार भारत में 2011-12 में कितनी गरीबी थी? 53.4% गरीबी। और UNDP किसका प्रयोग करती है? MPI का प्रयोग करती है। अभी MPI होता क्या है, इसको आगे हम अभी डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। तो ये था भारत में गरीबी का स्तर 2011 में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 2021 का जो सूचकांक है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स की व्यू पॉइंट से महत्वपूर्ण है। और इकोनॉमी में जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, अधिकांशतः जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों, वो लेटेस्ट आंकड़ों से संबंधित बनते हैं, जो लेटेस्ट करंट पॉइंट हैं इकोनॉमी से संबंधित। तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 महत्वपूर्ण है आपके आगामी एग्जाम के लिए। ये सूचकांक किसने जारी किया है? नीति आयोग ने जारी किया है। कब जारी किया है? नवंबर 2021 में। अब देखो, ये राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक को कहते हैं MPI। अभी मैं आपको बता रहा नहीं, ऊपर MPI के बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। MPI की फुल फॉर्म होती है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यानी पॉवर्टी का जो सूचकांक है, गरीबी का जो सूचकांक है, उसको हम किस आधार पर जारी कर रहे हैं? मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी। बहुत सारे आयाम यहाँ पे देखे जाते हैं। आयाम कौन कौन से? जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य, या जो जीवन यापन करने के जो मूलभूत सिद्धांत या मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन सबको यहाँ पे वो सभी आयाम देखे जाते हैं, और उस आधार पर गरीबी का निर्धारण, या जो गरीबी की रिपोर्ट है, गरीबी सूचकांक जारी की जाती है। तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 जारी करता है नीति आयोग। और कब जारी किया गया? नवंबर 2021 में। इस रिपोर्ट में, इस सूचकांक में जो सर्वाधिक गरीब राज्य था वो था बिहार। बिहार में गरीबी थी 51.9% आबादी। बिहार की कुल आबादी का 51.9%, यानी आधे से भी ज्यादा आबादी क्या है? गरीब थी इस सूचकांक के अनुसार। दूसरे नंबर पर था झारखंड 42.16%। तीसरे पे था उत्तर प्रदेश, महत्वपूर्ण 37.79%। चौथे पे मध्य प्रदेश 36.65%। मेघालय 32.67%। तो ये 5 राज्य आपको नोट करने होंगे। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन से 5 राज्य सर्वाधिक गरीब राज्य थे? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेघालय। अगर बात करें सबसे कम गरीब राज्य, तो वो थे केरल, गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु, पंजाब। केरल में गरीबी मात्र 0.7% थी, गोवा में 3.76%, सिक्किम में 3.82%, तमिलनाडु में 4.89% और पंजाब में 5.59%। अब दोस्तों, एक चीज तो आप यहाँ पे क्लियरली समझ गए होंगे कि जो ये राज्य यहाँ पे इस सूचकांक के अनुसार सर्वाधिक जो गरीब राज्य वो बिहार है, जबकि सबसे कम गरीब राज्य कौन है? वो केरल है। क्यों है यहाँ पे ये सबसे ज्यादा गरीब राज्य, वो ये कम है क्यों है? क्योंकि एक तो यहाँ पे बिहार में शिक्षा कम है, शिक्षा का प्रचार प्रसार कम है, तो इसलिए ये गरीब राज्य है। केरल में शिक्षा प्रसार अगर आप केरल का देखोगे सर्वाधिक है, तो यहाँ पे गरीबी क्या है? कम है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है दोस्तों गरीबी में। तो ये तो था राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021।
अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में उत्तराखंड का जो नंबर था वो था 15वां। पूरे देश में उत्तराखंड का गरीबी में स्थान कितना है? 15वां गरीब राज्य है उत्तराखंड। पहला बिहार है, झारखंड दूसरा, उत्तर प्रदेश तीसरा और उत्तराखंड का स्थान आता है 15वां। और उत्तराखंड में जो गरीबी है वो कितना प्रतिशत है? तो वो है 17.72%। उत्तराखंड की कुल आबादी के 17.72% आबादी क्या है? गरीब है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में। और केरल का जो एकमात्र जिला है दोस्तों कोट्टयम, केरल का एक जिला है कोट्टयम, वो एकमात्र जिला है जिसने पूरे देश में शून्य गरीबी दर्ज की है। यानी वहां पे गरीबी कितनी है? 0 गरीबी है, कोई भी लोग वहां पे गरीब नहीं है। तो वो केरल का कौन सा जिला है? वो है कोट्टयम जिला, एकमात्र जिला पूरे देश में, जहां पर पूरे देश में एकमात्र ये जिला है जहां पर शून्य गरीबी है, जिसने शून्य गरीबी दर्ज की है। तो कोट्टयम जिला केरल का आपको नोट करना है, कोट्टयम जिला। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021। इसको जारी करता है यूएनडीपी और ओपीएचआई, और ये वैश्विक स्तर पर है। देखो अब अभी हमने एमपीआई यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 देखा था राष्ट्रीय स्तर पर, जिसको किसने जारी किया था? नीति आयोग ने जारी किया था नवंबर 2021 में। और ये है वैश्विक स्तर पर, ये संपूर्ण देशों का यहाँ पे गरीबी सूचकांक जारी करता है। 7 अक्टूबर 2021 को वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 जारी किया गया था। जारी करता कौन है? यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ओपीएचआई हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ये आपको नोट करना है, यूएनडीपी एंड ओपीएचआई की फुल फॉर्म। तो इसके द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 जारी किया गया 7 अक्टूबर 2021 को। कुल देश थे इसमें 109, जिसमें भारत को कौन सी रैंक मिली? वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में 66वीं रैंक प्राप्त हुई। तो ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसके बाद आते हैं यहाँ पे बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी एमपीआई के आयाम कौन कौन से हैं, किस आधार पर, कौन कौन से आयामों के आधार पर जो ये निर्धनता सूचकांक जारी किया जाता है बहुआयामी, जिसको मल्टी डायमेंशनल कहा जाता है। तो मूलभूत जो इसके आयाम है वो है शिक्षा, स्वास्थ्य देखा जाता है, और जीवन निर्वाह करने के जो आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको देखा जाता है। ठीक है, तो खैर यहाँ से प्रश्न बनता नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए इसको बता रहा था। तो गरीबी यहाँ पे इतनी थी दोस्तों आपके सिलेबस में। और अभी हम आपको, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ गरीबी और बेरोजगारी के बारे में बताऊंगा, और जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा गरीबी का, उसमें मैं आपको जो गरीबी को कम करने के या गरीबी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं लाई गई उनके बारे में डिटेल्स में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अब आती है बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होती है बेरोजगारी? बेरोजगारी वह स्थिति है दोस्तों जिसमें किसी व्यक्ति के पास इच्छा भी है, क्षमता भी है और योग्यता भी है। क्या है? इच्छा, क्षमता और योग्यता होने के बावजूद भी अगर किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता है तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? बेरोजगार कहलाता है। अब यहाँ पे इसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि मानो कोई बच्चा है और या वो कोई भी व्यक्ति क्या है अभी 10 या 12 साल का कोई बालक है, तो वो क्या है? वो बेरोजगार नहीं है, क्योंकि कार्य तो वो भी कुछ नहीं कर रहा है। उसके भी उम्र क्या है? पढ़ने की उम्र है, पढ़ाई करने की उम्र है और खेलने कूदने की उम्र है। वो कोई रोजगार नहीं कर रहा है तो उसको आप बेरोजगारी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर उस बालक की उम्र 20, 22 या 25 साल हो जाती है तो उसके अंदर एक वो योग्यता वो धारण कर लेगा किसी न किसी काम करने की, क्षमता भी उसमें आ जाएगी और इच्छा भी उसकी करेगी। तो जब किसी व्यक्ति के पास इच्छा भी है, क्षमता भी है और योग्यता भी है और फिर भी उसको रोजगार नहीं मिल पाता है तो इसे कहा जाता है बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट। सक्षम व्यक्ति द्वारा मांगने पर भी रोजगार न मिलने पर उसे कहा जाता है बेरोजगारी। बेरोजगारी के प्रकार देख लेते हैं। मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी। क्या है मौसमी बेरोजगारी? ये मौसम के आधार पर आती है। जैसे माना एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि एक चाय की दुकान है, ठीक है, चाय की दुकान।
अब चाय की दुकान अक्सर आप देखते होंगे जब ठंड पड़ती है तो ठंड में चाय की डिमांड ज्यादा होती है। तो कोई चाय की दुकान है वो ठंड में मंथली या प्रतिदिन वो कितना कमा रहा है, 1,000 रुपए कमा दे रहा है, 1,000, ठीक है। लेकिन जैसे ही जून का महीना आता है, गर्मी कड़कती धूप में कोई व्यक्ति चाय पीने, तो सामान्यतः व्यक्ति चाय नहीं पीते हैं, कुछ कुछ व्यक्ति पी लेते हैं सुबह शाम, दिन में तो कोई भी नहीं पीता है, बहुत कम लोग पीते हैं शहरों में विशेष तौर पर। तो देखो गर्मी के मौसम में जब ठंड के मौसम से गर्मी का मौसम में परिवर्तन हुआ तो चाय की दुकान जिस व्यक्ति की थी उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब चाय बिकनी बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो इसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी, जो जिस पर मौसम का प्रभाव पड़ा। अब यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, ठंड के महीने चाय की दुकान लगानी पड़ेगी और गर्मी के महीने वहां पे जूस या ठंडा वगैरह की दुकान लगानी पड़ेगी। तो इसे कहा जाता है मौसमी बेरोजगारी, जो कि मौसम के कारण परिवर्तित होती है। जैसे कृषि कार्य आप देख लीजिए, कृषि कार्य में क्या होता है, जैसे अगर हम धान की खेती आप दे सकते हैं, रुपाई हुई तो उस समय जो कृषि में जो खेती में क्या करते हैं, रोजगार करते हैं, कृषि कार्य करते हैं या खेतों में जो काम करते हैं, तो खेतों में काम करने वालों को रुपाई के टाइम रोजगार मिल गया। लेकिन रुपाई के फिर 3 या 4 महीने बाद जब कटाई होगी तो 3 या 4 महीने बाद उनको रोजगार मिलेगा, उसके बीच खेतों में कोई भी काम नहीं होगा। तो इसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। उसके बाद आता है संरचनात्मक बेरोजगारी यानी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में जो स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं अर्थव्यवस्था में, तो इसके कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे कोई टेक्नोलॉजी परिवर्तन आ गया, तो टेक्नोलॉजी परिवर्तन से क्या हो गया कि जो व्यक्ति टेक्नोलॉजी नहीं जान पाएगा वो व्यक्ति बेरोजगार हो जाएगा। कई काम ऐसे होते हैं कि स्वयं व्यक्ति अपने हाथों से करते थे, लेकिन अब मशीनें आ गई है, नई नई टेक्नोलॉजी वहाँ पे विकास हो गया है। तो अगर व्यक्ति ने अपने को टेक्नोलॉजी के अनुसार नहीं ढाला तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चरल चेंज यानी संरचनात्मक चेंज आए हैं अर्थव्यवस्था में, इसके कारण उत्पन्न जो बेरोजगारी है वो संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। उसके बाद एक घर्षणात्मक बेरोजगारी। इसमें क्या होता है कि माना कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये एक कार्य कर रहा है कोई व्यक्ति, लेकिन इस व्यक्ति को ये एक कार्य करने में कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, इसको पसंद नहीं आ रहा है, तो ये एक कार्य को छोड़कर किस में चला गया, बी कार्य करने चला गया। लेकिन इस एक कार्य को जब इसने छोड़ा और बी कार्य को इसने ज्वाइन किया तो कहीं ना कहीं इस बीच ये ऐसे ही घूमता रहा बेरोजगार। तो जो ये बीच का टाइम था, जो ये बीच का बेरोजगारी का टाइम था, जब ये कार्य नहीं कर रहा था या बी कार्य को करने के लिए, बी कार्य को ढूंढने के लिए घूम रहा था, तो इस समय बेरोजगार था। तो ये समय क्या कहलाता है, घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाता है। और फिर है चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है कि कभी जैसे कि जीडीपी अगर देखें या उत्पादन अगर देखें भारत का, या आर्थिक विकास अगर देखें, तो जिस समय आर्थिक विकास ज्यादा हुआ है तो इस समय इसका मतलब लोगों ने ज्यादा उत्पादन किया है, ज्यादा लोगों को कार्य मिला है, ज्यादा लोगों ने सेवा दी है। लेकिन जब आर्थिक विकास कमजोर हो जाता है, कम हो जाता है या आर्थिक समृद्धि नहीं हो पाती है, तो फिर वहां पे बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो इसे कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। तो ये थे दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स। बेरोजगारी संबंधित कोई ज्यादा विशेष टॉपिक नहीं है, और यहाँ पे ये गरीबी और बेरोजगारी वाला जो टॉपिक है काफी डिटेल्स में हमने इसके बारे में चर्चा की। और नेक्स्ट टॉपिक में हम यहाँ पे जानेंगे गरीबी और बेरोजगारी के कुछ महत्वपूर्ण जो यहाँ पे योजनाएं हैं गरीबी से संबंधित, तो इसके बारे में हम डिटेल्स में नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इकोनॉमी की क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।